पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष श्री अरुण शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमन सेठी जी, अरविंद गुप्ता जी, सोलन के पूर्व में चेयरमैन कुल राकेश पंत जी, सोलन के वर्तमान में डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा जी, मुकेश शर्मा जी, उमेश शर्मा जी, मैं अविनाश जी, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे आने पे स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हरीश रावत जी का भी और सोलन की प्रबुद्ध प्रेस का भी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही गई, सोलन में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है वो चल रहा है और 12 तारीख को उसके विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंदर वोटिंग होनी है। इसके तहत जो हमारे स्टार प्रचारक है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी आज हमारे बीच आए हैं। मैं आदरणीय हरीश रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातें जो है वो आप लोगों के बीच में रखें। हमारे सभी दोस्त, जिसमें प्रदेश स्तर के भी नेतागण हैं और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और प्रेस के दोस्तों, आपसे प्रेस के रूप में ये मेरी तीसरी मुलाकात है। एक मुलाकात मेरे दोस्त थे केडी सुल्तानपुरी जी, उस समय बड़ी छोटी वो थी तो उस समय हुई थी। फिर दूसरी बार 2017 में 12 में और सांडिल जी के सांडिल जी के आया था, 17 में आया था। और आज फिर अपने दोस्त कर्नल सांडिल के लिए मैं सोलन की जनता जनार्दन से और कांग्रेस के लिए सारे हिमाचल की जनता जनार्दन से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। सोलन हमारे पहाड़ों के सब जगह दिल में बसता है। एक प्रकार से हमारे पहाड़ों के आर्थिक विकास में सोलन के मंत्र का बड़ा असर है कई क्षेत्रों में। बल्कि जब मैं भारत सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, तब भी मैं आया था। सोलन यूनिवर्सिटी में भी मैं गया था और वहाँ एक दिन रहा भी था ये देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं डेवलपमेंट। और मशरूम पर हमने विशेष तौर पर बात की थी। सोलन की ग्रोथ में कांग्रेस की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का बड़ा भारी योगदान रहा और मुझको बेहद खुशी हुई जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त कर्नल साहब ने चुनाव मैदान में आने से पहले उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, एमएलए के रूप में यहाँ के लोगों की क्या खिदमत की है। यहाँ के तीनों भाग जो हैं, कंडाघाट से लेकर सोलन ब्लॉक और सोलन नगर, ये तो महानगर है, तो यहाँ के लोगों की क्या सेवा की है उसको आपके सामने रखा है और ये बड़े इम्प्रेसिव है। मैंने इसको ज़रा सा देखा तो मैंने इनसे कहा भाई मुझको भी दे दो। तो सोलन से हमने बहुत कुछ नकल की है, तो ज़रा कर्नल सांडिल से भी कुछ नकल कर ले, उनको मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा। और ये बड़ी इंस्पायरिंग बुकलेट है, एक ब्यौरा है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि आपने मुझे इलेक्ट किया और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, मैं कर्नल सांडिल को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत इम्प्रेसिव मैनिफेस्टो उन्होंने कांग्रेस को दिया जो अभी जारी हुआ है। उससे पहले 10 गारंटीज हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो यहाँ के अगले
30 साल 40 साल के विकास का एक ऐसा दस्तावेज है वो घोषणा पत्र, जिसकी हम दूसरे हिमालयी क्षेत्रों में भी कॉपी करना चाहेंगे। बल्कि मैंने कुछ घोषणा पत्र की कॉपियाँ अपने पास रखी हैं, जिनको मैं और जो हमारे सिस्टर हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ की लीडरशिप के पास भेजने जा रहा हूँ। वैसे भी हिमाचल हमारे रोल मॉडल रहा है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस समय 23 साल का था, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, ब्लॉक प्रमुख हो गया था। तो डॉक्टर परमार हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, हम उस समय उत्तर प्रदेश थे, तो आए थे। तो उसके बाद वो यहाँ बुला करके मुझको लाए, कहा तुम 15 दिन मेरे साथ आओ और सीखो कि कैसे पर्वतीय क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम करने हैं, यहाँ की इकोनॉमी को कैसे उठा सकते हो। और वीरभद्र सिंह जी से सौभाग्य से मैंने पार्लियामेंट में सीखा। 1980 में मैं पार्लियामेंट में चला गया था। तो 1980 से तब से हमारा संबंध बड़े भाई छोटे भाई का भी, गुरु शिष्य का भी, और कुछ साथ रहे, ज़्यादातर एक दोस्त जैसे भी हो गए थे। आज वो नहीं हमारे बीच में, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है हिमाचल के लिए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, विशेष तौर पर हिमालयन स्टेट्स के लिए, उसको पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र कभी भी नहीं भूल सकते। और मैं समझता हूँ हिमाचल की जनता उसको नहीं भूलेगी, हमेशा याद रखेगी। और हमारा सोल जो कमिटमेंट है वो ये है कि हम डॉक्टर वाई.एस. परमार की और राजा वीरभद्र सिंह जी की जो डेवलपमेंट की लीगेसी है, जन कल्याण की लीगेसी है, कांग्रेस की सरकार उसको आगे बढ़ाएगी और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। आप सोलन के लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी है एक बड़ी भागीदारी की, जो है हमारा बहुत एक्सपीरियंस लीडर यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और इस समय जिस समय हम भारत सरकार की अग्निवीर योजना से त्रस्त हैं, फौज में भर्ती होना हमारा हमेशा एक ललक रही है, एक ट्रेडिशन रहा है। तो हमारे एक्स सर्विसमैन भी और हमारे बच्चे भी दोनों परेशान हैं आज। जो हमारी महान ट्रेडिशन, जिनके लिए हमारा हिमालय जाना जाता था कि हम बॉर्डर के रक्षक हैं, हम देश के लिए प्राण देते हैं, वो सौभाग्य हमसे ये छीन रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने छीन लिया है। तो कर्नल सांडिल्य जैसे व्यक्तियों की हमको इस बात के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक स्पोक्समैन हैं हमारे इस बात के कि किस तरीके से इस अग्निवीर योजना ने इन पहाड़ों का नुकसान किया है, इन हिमालयी राज्यों का नुकसान किया है। तो ये है। मैं हिमाचल से दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ उत्तराखंड की तरफ से कि आप हमारे बड़े भाई हो, क्योंकि हमसे पहले अस्तित्व में आया, पहले हिमाचल पैदा हुआ। इंदिरा जी के समय में राज्य बना, डॉक्टर परमार इसके ओरिजिनेटर थे। तो उसी से हमने भी लिया मंत्र। हमने कहा भाई जब हिमाचल ने इतनी तरक्की कर दी तो हम क्यों पीछे रह जाएं। तो इसलिए हमने भी राज्य की बात की। तो हम बड़े देर में अस्तित्व में आए, लेकिन हम लोग राज्य बने, इसलिए हिमाचल हमारा बड़ा भाई। हम तो चूक गए। इस समय 2024 में बदलाव आना है देश की राजनीति में, जिसके संकेत दक्षिण के राज्यों से जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में एक जन सैलाब उमड़ रहा है, जनता जनार्दन स्वयं चल रही है। एक तपस्वी के साथ जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि 2024 में
देश की राजनीति में बदलाव आएगा। हमने यदि जीत हासिल कर ली होती तो लोग कहते इस जीत की शुरुआत, इस बदलाव की शुरुआत, इसकी सुबह उत्तराखंड से हुई। हम तो चूक गए, तो हिमाचल न चूके, हिमाचल उसकी शुरुआत करे। अब यहां से कांग्रेस जीते और कांग्रेस की जीत के साथ देश में बदलाव का बिगुल बजे, बदलाव होगा, इसका एक उद्घोष हो तो वो हिमाचल से हो। ये हमारे सीट चाहे 4 ही हों, मगर इसका नेशनल इंटरनेशनल इम्पैक्ट, एक गर्व जो हिमाचल को हासिल होगा, तो मैं हिमाचल के लोगों से छोटे भाई के तौर पर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ, सोलन जिले के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए और जम करके वोट दीजिए, उनको विजयी बनाइए। मैंने आपसे अभी दरखास्त की कि हमारी पहला शपथ तो ये है कि हम डॉक्टर वाई.एस. परमार और वीरभद्र सिंह जी की लीगेसी को मजबूती से, विकास की लीगेसी को, जन कल्याण, जन सेवा, हिमाचल को एक महान राज्य के रूप में ढालने की लीगेसी को आगे बढ़ाएं। और उसके लिए हमारा घोषणा पत्र है और 10 संकल्प हैं, जो 10 हमने गारंटीज दी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई कैसे करोगे, क्या करोगे, तो हमने कहा नहीं, ये हमारी गारंटी है और हमने कहा इसको हम मंत्रिमंडल की पहली बैठक में करेंगे। और ये बड़े कोर इश्यूज हैं हमारे सामने इस समय, देश के सामने पूरे कुछ जो और बड़ी समस्याएं हैं, उनके साथ 3 ऐसी समस्याएं हैं जिसकी आज हर घर में, जिसकी तपिश को हर घर महसूस कर रहा है। एक, महंगाई की, इस समय ये जो तीसरी डोज आई है महंगाई की, बल्कि जैसे ये चुनाव खत्म होंगे तो चौथी डोज का भी इंतजार करिए। ये गुजरात चुनाव समाप्त होने के बाद ये फिर पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के दाम बढ़ाएंगे, फिर हमारा चूल्हे का भार बढ़ेगा। आज चूल्हे में गैस नहीं जलती है, गृहिणी का दिल जलता है, उसकी भावनाएं जलती हैं, उसके घर का बजट जलता है। हम में से जितने लोग यहाँ हैं, किसी का परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार ने इस महंगाई की मार को महसूस नहीं किया हो। जो रोज एक बार कम से कम, और जो जरा और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो कई बार रोज कराहते होंगे, रोग चीखते होंगे, ये क्या हो गया, क्या करें, कैसे चलाएं घर, एक आम बात है। हमने ये कहा क्योंकि महंगाई केंद्र सरकार का विषय है, उनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है। बल्कि मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूँगा, कल नोटबंदी जो एक गलत आर्थिक नीति का परिणाम है, जीएसटी और नोटबंदी, जिसने हमारे छोटे व्यापार, लघु व्यापार आदि को तबाह कर दिया, अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, तो ये आप उसके विरोध में ज़रूर कुछ करिए कल। हाँ, उसको, ये हमको उसका विरोध करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, जनता का दर्द है। तो हमने उसमें गृहिणी को ये महसूस हो कि कांग्रेस की सरकार उसके साथ है। इसके लिए हमने वादा किया है 1500 रुपये प्रतिमाह प्रत्येक गृहिणी को। और दूसरा वादा हमने किया है कि हम जो उनके उत्पाद हैं, चाहे वो सेब हो, चाहे किन्नू हो, चाहे मशरूम हो, चाहे कोई और उत्पाद हों, उन उत्पादों के मूल्य निर्धारण का अधिकार उनको देंगे। उसके लिए कमीशन बनाएंगे।
जो कमीशन तय करेगा कि क्या मूल्य देना है, क्या मूल्य होना है, ताकि जो सेब उत्पादक आदि जो है अपने आज बहुत परेशान हैं, हमने उसके लिए एक बड़ा सॉल्यूशन निकाला है। तीसरी बात हमने कहा है, क्योंकि दुग्ध उत्पाद एक बड़ा सपोर्टिव कदम है जो हर घर की मदद करता है, तो हमने कहा भैया किसी का दूध बर्बाद नहीं जाएगा, 10 लीटर दूध भी खरीदेंगे और तुम्हारी गाय का गोबर भी खरीदेंगे, यदि गाय का है तो 2 रुपया किलो के हिसाब से हम गोबर भी खरीदेंगे। ये सीधे सीधे उनकी अर्थव्यवस्था को, घर की अर्थव्यवस्था को सप्लीमेंट कर रहा है। और इसी दिशा में एक बड़ा वादा हमने किया है, ताकि घर का पैसा हाथ में रहे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जा रही है। उसके लिए हमने कहा है कि 300 यूनिट बिजली हम प्रत्येक परिवार को मुफ्त देंगे, उसका उनको कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। और इन सब बातों के लिए हम सरकार बनाते ही फैसला करेंगे। इसको हमने गारंटी के रूप में कहा है, इसको हमने गारंटी के रूप में कहा है। इन्हीं के साथ हमने एक बड़ा वादा किया है जो हमारे नौजवानों के लिए है। और मैंने अभी आपसे कहा ना कि अग्निवीर योजना के बाद तो उत्तराखंड का नौजवान हो या हिमाचल का हो या जम्मू का हो या कहीं का पहाड़ों का हो, पहले तो देश भर का, ये सब तड़प रहे हैं। आप पहले ही बेरोजगारी चरम पर थी, भाजपा की गलत नीतियों के कारण, आर्थिक गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, और बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में और भारत में सबसे ज़्यादा हिमाचल में है। जिस समय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर 3% के आसपास थी। और आज आपको मालूम है कितना है हिमाचल में? जयराम ठाकुर की कृपा से आज वो 9% से ऊपर है। लगभग 65,000 पद खाली पड़े हुए हैं सरकारी विभागों। हमने कहा है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में हम इस बात का फैसला लेंगे कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, और जो 65,000 पद खाली हैं उनको भरने के आदेश जारी कर देंगे। प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी, हम बॉल को रोल आउट कर देंगे, निकाल देंगे। ये हमने कहा। एक और वादा जो हमने किया है, वो वादा हमने इस बात का किया है, कहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी कांग्रेस की समय की, जिसको अटल जी की सरकार ने बदल दिया था 2002 में, और राज्यों पर थोप दिया था कि बदलो, नहीं तो तुम्हारी योजना पास नहीं होगी। योजना आयोग से दबाव डाल करके सब बदलवा दिया था। ये जयराम ठाकुर कह रहे हैं ना, राज्यों ने क्यों लागू किया? क्योंकि योजना आयोग ने कहा योजनाएं पास नहीं होंगी, उसके साथ जोड़ दिया गया उसको। राज्यों के सामने कोई रास्ता नहीं था उसको लागू करने के अलावा। लेकिन अब हमने वादा किया है कि सरकार बनाएंगे तो हिमाचल के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे और तत्काल प्रस्ताव करके उसको लागू कर दिया जाएगा, उसको लागू कर दिया जाएगा। हमने ये भी कहा है कि हमारे पास 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हमने दोनों जगह लागू कर दिया। कई लोग कहते हैं कैसे करोगे, हमने वहाँ लागू कर दिया। हम अब हिमाचल में भी करेंगे, उत्तराखंड में सरकार बनी होती वहाँ भी इस समय तक कर दिया गया होता है। तो हम यहाँ सरकार बनाइए और हम उसको लागू करेंगे। हमने
बाहरी सड़कें हैं, मगर जो आंतरिक सड़कें हैं वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं हिमाचल। उससे जो गांव का उत्पाद है वो शहरों तक नहीं पहुंच पा रहा है और बहुत सारे एरिया सड़क के बिना छूटे हैं। तो हमने कहा है कि हम 5000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू करेंगे, उसकी योजना को बना करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कमजोरों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या करेंगे, अलग अलग वर्गों के लिए हमने अलग अलग तरीके की योजनाएं समाज के प्रत्येक हिस्से के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोरों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए, छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए, शहरी क्षेत्रों की सुविधा के लिए। जैसे आपका सोलन है, आप सोलन के अंदर यदि यहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं बनेगी, कम से कम 2 गाड़ी पार्किंग नहीं बनेगी, तो सोलन के अंदर हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। बनाने हैं वो इस तरीके की योजनाओं को हम बनाएंगे राज्य के अंदर। वो हमने अपने घोषणा पत्र में उसको डिटेल में दे करके रखा है। अब हमसे एक सवाल जो बहुधा उठाया जा रहा है कि साहब संसाधन कहाँ से लाएंगे। हमारा रिकॉर्ड है कि कांग्रेस की हर सरकार ने हर साल राजस्व प्राप्ति की दर में वृद्धि की है। आप वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में देखिए 17.5% तक वार्षिक वृद्धि दर जो है राजस्व की थी, अच्छे मैनेजमेंट के कारण, उपभोक्ता परक नीतियों के कारण। लेकिन आज डाउनफॉल है। उस समय हमारी बिजली के बोर्ड सब लाभ में थे, ट्रांसपोर्ट हमारी लाभ में थी, टूरिस्ट कॉर्पोरेशन हमारे सब लाभ में थे सारे। तो हमने बेटर मैनेजमेंट के जरिए जो है राज्य के अर्थव्यवस्था को सुधारा था। इन्होंने, जयराम जी ने इन सब कामों को जयराम जी की कर दिया, तब चौपट, क्योंकि इनको गवर्नेंस का हुनर था ही नहीं, कर ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं थी। तो ये हम जो है पहली बैठक में ही हम इस बात के लिए एक किस तरीके से संसाधनों की वृद्धि करेंगे, कहाँ कहाँ हम व्यवस्था को सुधार करके करेंगे, कहाँ कहाँ हम नए एरिया निकालेंगे जहाँ से राज्य की आमदनी बढ़ेगी, इस पर हम विचार करेंगे। वो भी हमारे संकल्प का एक हिस्सा है। ये हमारा नीतिगत फैसला है, कांग्रेस का जो है, हमारे नेतृत्व का फैसला है ये जो है। तो ये बातें मुझे आपसे कहनी थी। और इसके अलावा दो बातें हैं। आज जिसके लिए मैं हिमाचल कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक एग्जाम्पल बन रही है इस समय हिमाचल कांग्रेस एकजुटता के लिए। लीडर्स में भी, और हमारा जो फॉर्मूला है कि जो सर्वमान्य फॉर्मूला है कि हम चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री तय करते हैं और किसी को कोई उसमें आपत्ति नहीं है, कोई सब साथ चल रहे हैं। और इस समय कांग्रेस के अंदर कुछ रियल मामले हैं जहां लोग कांग्रेस से नाराज होकर के चुनाव लड़ने की बात की है, और मगर आज बीजेपी में ये रोग जो है बड़ा जबरदस्त हो गया है। इस बार जो सर्फ टॉवल है, आप सब लोगों को का टेस्ट बदल गया होगा। पहले आप हमारे लिए लिखते थे और आज हमारे वहाँ ये नहीं है। आज भाजपा में सर्फ टॉवल है, एक दूसरे को निपटाने में लगे। आप ही लोग लिख रहे हैं कि नड्डा जी ने जो है धूमल जी को निपटा दिया है? ऐसी है ना? बिल्कुल जी। क्यों जी सर, ऐसी लोग कह रहे हैं। और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जयराम भाई जो हैं, ठाकुर जयराम, ये
असली उम्मीदवार है भी नहीं है, असली उम्मीदवार कोई और तो नहीं है करके ये भी शंका हो रही है लोगों को, ये भी शंका हो रही है। हमने पहले भी हिमाचल को स्थिर सरकार दी है, हम आगे भी स्थिर सरकार देंगे, हमारा ये वादा है आपसे। और हिमाचल कांग्रेस आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। अब मैं फ्लोर आपको सौंपता हूं, आपने कोई बात करनी हो तो आपने कहा कि आप उत्तराखंड में क्यों नहीं आ पाए, क्या कारण रहे कि उत्तराखंड में आप नहीं आ पाए, और आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हिमाचल की देखिए कांग्रेस को कि वो जीत जाए? देखिए 3 कारण रहे। एक कारण तो ये रहा कि हमारा चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ हुआ और उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने और योगी जी ने सांप्रदायिकता का एजेंडा चला दिया और हम उसका हिस्सा रहे उत्तराखंड, इसलिए उसकी आंच से हम नहीं बच सके, नंबर 1। नंबर 2, उस समय तक महंगाई की पहली डोज आई थी तो लोगों को ज़रा उतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द आज हो रहा है। जब आज तो हर किसी को दर्द हो गया है। उस समय तक नौजवानों को कुछ आशा थी, इसलिए मोदी 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 कह रहे थे। अब ये अग्निवीर योजना के बाद अब वो छोड़ी मोदी जी को थल्ले थल्ले कह रहे हैं जो है। तो इसलिए इन फैक्टर्स ने बड़ा भारी अंतर पैदा किया है जो हम नहीं आ पाए, और कुछ हमारी भी चूकें रही होंगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि भाई साड़ा बड़ा प्रा है हिमाचल, तो कम से कम छोटे प्रा की कोई गलती भी है तो उसको अब बड़ा प्रा सुधार देगा जो है। जो सौभाग्य हमको नहीं मिल पाया, उधर के पहाड़ को नहीं मिल पाया, इधर के पहाड़ को सौभाग्य मिल जाए। देश के अंदर जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव की शुरुआत हिमाचल से हो जाए। जी और कोई? जी 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 1985 के बाद जी 37 साल बाद कांग्रेस हिमाचल में ऐसे मुहाने पे खड़ी है कि पहले हाईकमान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, तय होता था कि वीरभद्र सिंह की मुख्यमंत्री की शपथ लें। लेकिन इस समय कांग्रेस चौराहे पे खड़ी, हाईकमान पे जा चुकी है कि वहां से फरमान आएगा उसी के बाद। क्या कहें? देखिए हमारे हिमाचल में स्टेबलिश लीडरशिप थी पहले। क्रूर काल ने वीरभद्र सिंह को हमसे छीन लिया, नहीं तो हमारा नेतृत्व कर रहे होते। और ये सब पार्टियों के जीवन में ये बात आती है। अब आगे के लिए हम मिलजुल करके रास्ता बनाएंगे और उसकी तरफ हमने पहला कदम उठाया है कि उम्मीदवारों के चयन में लगभग यूनानिमिटी थी यहाँ, जो बहुत कम दिखाई देती है। और ये यूनानिमिटी के साथ हम मुख्यमंत्री का, इसी एकता के साथ हम मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय करेंगे, वो फिर आगे के लिए हमारा नेतृत्व करेगा। आप ये नहीं मानते कि मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए घोषित नहीं किया जा रहा है क्योंकि जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया वो कैंडिडेट हारे हैं? अगर पिछले 2 चुनाव देखे, चाहे हिमाचल का चुनाव देखे चाहे उत्तराखंड का चुनाव। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। हमारी 2 परंपराएं बिल्कुल स्थापित हैं। एक तो है जहां हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, स्थापित नेतृत्व है, वो हमारा नेतृत्व करते हैं, जो चेहरा घोषित होता है। और जहां मुख्यमंत्री नहीं है तो वहां चुनाव के बाद नया विधानमंडल बैठता है, वो नेता का चुनाव करता है। ये हम इसी परिपाटी का पालन करते हैं और यहाँ भी यही परिपाटी हो। हिमाचल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं लग रहा है, बीजेपी वर्सेस ओपीएस लग रहा है। वैसे तो जिस तरीके से कर्मचारियों के हितों की बीजेपी गवर्नमेंट ने उपेक्षा की है, मैं तो कर्मचारियों के साथ, मैं उनके राष्ट्रीय परिसंघ का बरसों तक अध्यक्ष रहा हूँ। और जिस समय ओपीएस का निर्णय लिया था अटल बिहारी जी ने, मैंने उस समय इसका ज़बरदस्त विरोध करवाया था। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से 5 साल जयराम गवर्नमेंट ने कर्मचारियों के मामलों को उलझाया है, तो सर्विंग हो या रिटायर हो, ओपीएस के अंदर हो या ओपीएस से बाहर वाले हो,
उन सबको इनका विरोध करना चाहिए। और हमारा वादा है कि जो निगम, बोर्ड आदि के कर्मचारी हैं, हम उनको भी पेंशन के दायरे में लाएंगे। हम एक, क्योंकि यहाँ का मध्यम वर्ग हमारा कर्मचारी है। यदि राज्य की इकोनॉमी को खड़ा करना है, राज्य के सत्य को खड़ा करना है, तो व्यापारी और कर्मचारी इन दोनों को आपको ताकत देनी पड़ेगी, और हम दोनों को ताकत देंगे। ये हमने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। 2003 में आपने कहा कि केंद्र सरकार ने कट लगा दिया था योजना आयोग में कि आप ओपीएस वापस लीजिए। अगर बाय द वे कहीं कांग्रेस चूक गई उत्तराखंड की तरफ और अगर नीति आयोग ने फिर कट लगाया, फिर क्या करेंगे? हम लड़ेंगे। देखो, विपक्ष में दो ही चीज है, या राजनीति में सत्ता में है तो हम सत्ता में जो वादे कर रहे हैं उनको लागू करेंगे, और ये सत्ता में नहीं है तो विरोध के रूप में जो है हम लड़ेंगे। सत्ता में आए और अब सत्ता में आएंगे फिर तो कट लग गया नीति आयोग? नहीं, फिर नहीं, फिर कट नहीं लग सकता है, क्योंकि नीति आयोग और योजना आयोग में बुनियादी अंतर हो गया है। नीति आयोग खाली एक जनरल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन करके रह गया है, और प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग में राज्य भी सदस्य होते थे, और जो निर्णय होता था वो सार्वभौम निर्णय मान लिया जाता था। पश्चिम बंगाल ने कभी एनपीएस लागू नहीं की थी। हैं? कट की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तो हमेशा से ओपीएस रहा है। क्या? पश्चिम बंगाल जो राज्य है, वेस्ट बंगाल, उसने तो कभी एनपीएस लागू नहीं की। वहाँ तो शुरू से ओपीएस है, कट उन पे नहीं लगा सर। नहीं, उनके वहाँ कट लगा ना, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था तो पहले ही चौपट थी। पहले ही मियाँ बावरे उस पर भाई वहाँ, तो वहाँ तो पहले ही चौपट थी वहाँ की। उस काम को हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसे कर सकता था, या उसको उत्तराखंड का ही मुख्यमंत्री, या जो राज्य अपने अर्थव्यवस्था में बंगाल के अंदर, तो भाई उनका अपना रिवाज है। अब वहाँ तो 10 रुपये में कहीं पे भी खड़े हो जाओ, माँ झोल भात मिल जाएगा। हाँ, सोलन में मुझको तुम 10 रुपये में चाय दे दो, बता दो मुझे चाय दे दो, कहीं वो ढाबा बता दो जहाँ 10 रुपये में चाय मिल जाए। और मैं बंगाल में मुझसे लिख करके गारंटेड लो, आपको कम से कम 100-150 ऐसे ठेलियाँ आदि मिल जाएंगी जिसमें आपको माँ झोल भात छक करके खा लो 10 रुपये में जो है। तो ये अंतर अलग अलग जगह की है। अब वहाँ ठंडी नहीं होती है, जितना जो है आपकी टोपी की कीमत होती है महाराज, उतने में तो बंगाल का आदमी पूरे कपड़े पहन लेता है। तुसी काहे बंगाल की गल कर रहे हो, तुसी उत्तराखंड की गल करो। आप हमारी बात करो। जी, पुलिस वालों की 8 साल में, पुलिस वालों को 8 साल में पक्का करते थे। पुलिस वालों को 8 साल में पक्का